चैप्टर 15 स्नेफेल्स का अंत। स्नेफेल्स 5000 फीट ऊंचा है। इसका दोहरा शंकु एक ट्रेकिटिक बेल्ट की सीमा बनाता है जो द्वीप की पर्वत प्रणाली में अलग से दिखाई देता है। हमारे शुरुआती बिंदु से हम गहरे भूरे रंग के आकाश के खिलाफ साहपूर्वक उभरी हुई दो चोटियों को देख सकते थे। मैं विशालकाय के माथे पर नीचे की ओर आती बर्फ की एक विशाल टोपी देख सकता था। हम एक कतार में चल रहे थे। शिकारी आगे चल रहा था। शिकारी संकरी पगडंडियों से ऊपर चढ़ रहा था, जहां दो लोग एक साथ नहीं जा सकते थे, इसलिए बातचीत के लिए कोई जगह नहीं थी। स्टेपी के फिजॉर्ड की बेसाल्टिक दीवार को पार करने के बाद हम इस प्रायद्वीप की प्राचीन वनस्पति से बचे हुए वनस्पति रेशेदार पीठ दलदल से गुजरे। इस अप्रयुक्त ईंधन की विशाल मात्रा आइसलैंड की पूरी आबादी को एक सदी तक गर्म रखने के लिए पर्याप्त होगी। कुछ खड्डों में मापी गई यह विशाल टर्बरी कई स्थानों पर 70 फीट की गहराई पर थी और इसमें वनस्पति के कार्बनयुक्त अवशेषों की परतें थीं, जो टफेशियस प्यूमिस की पतली परतों के साथ बारी बारी से थीं। प्रोफेसर लिडेनब्रुक के सच्चे भतीजे के रूप में और अपनी निराशाजनक संभावनाओं के बावजूद, मैं उन खनिज संबंधी जिज्ञासाओं को दिलचस्पी के साथ देखने से नहीं रोक सका जो मेरे चारों ओर एक विशाल संग्रहालय में रखी थीं, और मैंने अपने लिए आइसलैंड का एक पूर्ण भूवैज्ञानिक विवरण तैयार किया। ये सबसे दिलचस्प द्वीप समुद्र तल से अपेक्षाकृत हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है। संभवतः यह अभी भी धीरे धीरे ऊंचाई के अधीन हो सकता है। यदि ऐसा है, तो इसकी उत्पत्ति भूमिगत आग के कारण हो सकती है। इसलिए इस मामले में सर हम्फ्री डेवी का सिद्धांत, सक्नुसेम का दस्तावेज और मेरे चाचा के सिद्धांत सभी धुएं में उड़ जाएंगे। इस परिकल्पना ने मुझे सतह की उपस्थिति की अधिक ध्यान से जांच करने के लिए प्रेरित किया, और मैं जल्द ही उन शक्तियों की प्रकृति के बारे में एक निष्कर्ष पर पहुंच गया जिन्होंने इसके जन्म पर शासन किया था। आइसलैंड, जो पूरी तरह से जलोढ़ मिट्टी से रहित है, पूरी तरह से ज्वालामुखीय तुफा से बना है, यानी झरझरा चट्टानों और पत्थरों का एक समूह। ज्वालामुखी फटने से ही ये केंद्रीय बलों की कार्रवाई से धीरे धीरे समुद्र के स्तर तक उठने वाली जाल चट्टानों से बना था। आंतरिक आग ने अभी तक अपना रास्ता नहीं बनाया था, लेकिन बाद के समय में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तिरछे एक चौड़ी खाई बन गई, जिसके माध्यम से धीरे धीरे ट्रैकाइट को बाहर निकाला गया, जो एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण करने वाला था। इस परिवर्तन के साथ कोई हिंसा नहीं हुई। बाहर फेंका गया पदार्थ बहुत बड़ी मात्रा में था, और पृथ्वी के रसातल से निकलने वाला तरल पदार्थ धीरे धीरे विस्तृत मैदानों या पहाड़ी द्रव्यमानों में फैल गया। इस अवधि में फेल्डस्पार, साइनाइट्स और पोफिरीज शामिल हैं, लेकिन इस बहिर्वाह की मदद से द्वीप की पपड़ी की मोटाई भौतिक रूप से बढ़ गई, और इसलिए इसकी प्रतिरोध क्षमता भी बढ़ गई। यह आसानी से कल्पना की जा सकती है कि इसकी ठोस सतह के नीचे कितनी बड़ी मात्रा में लोचदार गैसें, पिघले हुए पदार्थ का कितना द्रव्यमान जमा हो गया था, जबकि ट्रैकाइटिक पपड़ी के ठंडा होने के बाद कोई निकास संभव नहीं था। इसलिए एक समय आएगा जब कैद गैसों की लोचदार और विस्फोटक ताकतें इस भारी आवरण को उखाड़ देंगी और ऊंची चिमनियों के माध्यम से अपने लिए छेद बना लेंगी। इसलिए तब ज्वालामुखी फैल जाएगा और पपड़ी को ऊपर उठाएगा, और फिर ज्वालामुखी के शिखर या सबसे पतले हिस्से पर अचानक बने गड्ढे से फट जाएगा। विस्फोट के बाद अन्य ज्वालामुखीय घटनाएं घटित हुईं। अब बने आउटलेट से सबसे पहले बेसल्ट बाहर निकला, जिसके मैदान से हम अभी अभी निकले थे और जो अद्भुत नमूने प्रस्तुत कर रहे थे। हम घने और विशाल गठन की ग्रे चट्टानों पर आगे बढ़ रहे थे, जो ठंडा होने पर षटकोणीय प्रिज्म में बदल गए थे। हमारे चारों ओर हर जगह हमने कटे हुए शंकु देखे, जो पहले बहुत सारे ज्वलंत मुंह थे। बेसल्ट के समाप्त होने के बाद ज्वालामुखी, जिसकी शक्ति छोटे क्रेटरों के विलुप्त होने से बड़ी थी, ने लावा, राख और स्कोरिया के लिए एक निकास प्रदान किया, जिनमें से मैं लंबी चट्टानों को बहते बालों की तरह पहाड़ के किनारों से नीचे बहते हुए देख सकता था। आइसलैंड को उत्पन्न करने वाली घटनाओं का क्रम ऐसा ही था, जो सभी आंतरिक अग्नि की क्रिया से उत्पन्न हुई थी, और यह मान लेना कि भीतर का पिंड अभी भी तरल तापदीप्ति की अवस्था में विद्यमान नहीं था, बेतुका था, और यह कल्पना करना कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना संभव है, बेतुकेपन से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता।
इसलिए जब हम स्नेफेल्स पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़े तो मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। रास्ता दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा था, चढ़ाई अधिक से अधिक खड़ी होती जा रही थी, चट्टान के ढीले टुकड़े हमारे नीचे हिल रहे थे और खतरनाक गिरावट से बचने के लिए अत्यंत सावधानी की आवश्यकता थी। हंस चुपचाप चलता रहा, मानो वह समतल जमीन पर चल रहा हो। कभी कभी वह विशाल ब्लॉकों के पीछे पूरी तरह से गायब हो जाता, फिर एक तीखी सीटी हमें उसके पास जाने का रास्ता बताती। कभी कभी वह रुक जाता, कुछ पत्थर उठाता, उन्हें पहचानने योग्य आकार देता और इस तरह हमें वापस लौटने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए मील के पत्थर बनाता। अपने आप में एक बहुत ही बुद्धिमानी भरा एहतियात, लेकिन जैसा कि हुआ, बिल्कुल बेकार। 3 घंटे की थका देने वाली चढ़ाई के बाद हम पहाड़ की तलहटी तक ही पहुंच पाए थे। वहां हंस ने हमें रुकने के लिए कहा और जल्दी जल्दी नाश्ता परोसा गया। मेरे चाचा ने जल्दी से जल्दी आगे बढ़ने के लिए एक बार में 2 घूंट निगल लिए। लेकिन चाहे उन्हें ये पसंद हो या न हो, ये नाश्ते के साथ साथ आराम का समय भी था और उन्हें तब तक इंतजार करना था जब तक कि हमारे गाइड को आगे बढ़ने की इच्छा न हो, जो 1 घंटे में हो गया। तीनों आइसलैंडवासी अपने साथी शिकारी की तरह ही मौन थे, कभी नहीं बोले और चुपचाप अपना नाश्ता करते रहे। अब हम स्नेफेल्स की खड़ी ढलानों पर चढ़ने लगे थे। पहाड़ों में अक्सर होने वाले ऑप्टिकल भ्रम के कारण इसकी बर्फीली चोटी हमें करीब लग रही थी, और फिर भी वहां पहुंचने में कितने थकान भरे घंटे लगे। पत्थर, बिना मिट्टी या वनस्पति की रेशेदार जड़ों से चिपके हुए, हमारे पैरों के नीचे से लुढ़क गए और हिमस्खलन की तेजी से नीचे खाई में गिर गए। कुछ जगहों पर पहाड़ की चोटियां क्षितिज से कम 36 डिग्री का कोण बनाती थीं, उन पर चढ़ना असंभव था और इन पथरीली चट्टानों को बिना किसी परेशानी के मुड़ना पड़ता था। फिर हमने अपनी अपनी लाठी से एक दूसरे की मदद की। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि मेरे चाचा मुझसे जितना संभव हो सके उतना करीब रहते थे, उन्होंने कभी मेरी नज़र नहीं हटाई और कई मुश्किलों में उनके हाथ ने मुझे शक्तिशाली सहारा दिया। ऐसा लगता था कि उनमें संतुलन की सहज प्रवृत्ति थी, क्योंकि वे कभी लड़खड़ाते नहीं थे। आइसलैंड के लोग हमारे बोझ से दबे होने के बावजूद पर्वतारोहियों की तरह चपलता से चढ़ते थे। स्नेफेल्स की चोटी की दूर से झलक देखकर लगता है कि यह हमारे लिए बहुत खड़ी चढ़ाई है। सौभाग्य से थकान और एथलेटिक अभ्यास के 1 घंटे बाद 2 चोटियों के बीच की खाई से बनी बर्फ की विशाल सतह के बीच एक तरह की सीढ़ी अप्रत्याशित रूप से दिखाई दी, जिसने हमारी चढ़ाई को बहुत आसान बना दिया। यह उन पत्थरों की धाराओं में से एक द्वारा बनाई गई थी जो विस्फोटों से ऊपर उठी थीं, जिन्हें आइसलैंड के लोग स्टिंग कहते हैं। यदि पहाड़ के किनारों के निर्माण से इस धारा को गिरने से नहीं रोका गया होता, तो यह समुद्र में चली जाती और अधिक द्वीप बन जाते। ये जो भी था, इसने हमारी अच्छी सेवा की। ढलान बढ़ गई, लेकिन इन पत्थर की सीढ़ियों ने हमें आसानी से ऊपर चढ़ने की अनुमति दी, और इतनी तेजी से कि जब मेरे साथी अपनी चढ़ाई जारी रखते थे, तो एक पल के लिए आराम करने के बाद मैंने महसूस किया कि वे पहले से ही दूरी के कारण सूक्ष्म आयामों में सिमट गए हैं। 7 बजे हम इस भव्य सीढ़ी की 2000 सीढ़ियां चढ़ चुके थे और हम पहाड़ के एक उभार पर पहुंच गए थे, जो एक प्रकार का बिस्तर था जिस पर गड्ढे का शंकु टिका हुआ था। हमसे 3200 फीट नीचे समुद्र फैला हुआ था। हम निरंतर बर्फ की सीमा पार कर चुके थे, जो जलवायु की नमी के कारण आइसलैंड में उच्च अक्षांश की अपेक्षा कहीं अधिक ऊंचाई पर है। ठंड बहुत तेज थी, हवा बहुत तेज चल रही थी। मैं थक चुका था। प्रोफेसर ने देखा कि मेरे अंग अपना काम करने से मना कर रहे थे और अपनी अधीरता के बावजूद उन्होंने रुकने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने शिकारी से बात की, जिसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ओनफो, उद्धरण चिन्ह। ऐसा लगता है कि हमें और ऊपर जाना होगा, मेरे चाचा ने कहा। फिर उसने हंस से इसका कारण पूछा। मिस्टर, गाइड ने उत्तर दिया। हाँ मिस्टर, आइसलैंड वासियों में से एक ने चिंता के स्वर में कहा। इस शब्द का क्या मतलब है? मैंने बेचैनी से पूछा। देखो, मेरे चाचा ने कहा। मैंने नीचे मैदान की ओर देखा। चूर्णित झावा, रेत और धूल का एक विशाल स्तंभ जलप्रपात की तरह एक चक्करदार गोलाकार गति से ऊपर उठ रहा था।
हवा उसे स्नेफिल्स के उस तरफ उछाल रही थी जहां हम टिके हुए थे। सूरज के ऊपर लटका ये घना पर्दा पहाड़ पर एक गहरी छाया डाल रहा था। अगर वह विशाल घूमता हुआ स्तंभ नीचे की ओर झुकता तो वह हमें अपने चक्करदार भंवरों में शामिल कर लेता। ये घटना, जो ग्लेशियरों से हवा चलने पर अक्सर होती है, आइसलैंडिक में मिस्टोर कहलाती है। हस्टिगिट, हस्ती, हमारे मार्गदर्शक चिल्लाए। दानिश को जाने बिना ही मैं तुरंत समझ गया कि हमें अपनी पूरी गति से हंस का अनुसरण करना चाहिए। उसने क्रेटर के शंकु के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया, लेकिन तिरछी दिशा में, ताकि हमारी प्रगति आसान हो सके। कुछ ही देर में धूल का तूफान पहाड़ पर आ गया, जो झटके से कांप उठा। हवा के अप्रतिरोध्य झोंकों से घिरे ढीले पत्थर विस्फोट की तरह एकदम सही ओलों की तरह उड़े। सौभाग्य से हम विपरीत दिशा में थे और सभी नुकसानों से सुरक्षित थे, लेकिन हमारे गाइड की सावधानी के बिना हमारे क्षत विक्षत शरीर फटे और टुकड़ों में टूटकर किसी अज्ञात उल्का द्वारा फेंके गए खंडहरों की तरह दूर तक उड़ जाते। फिर भी हंस ने शंकु के किनारों पर रात बिताना उचित नहीं समझा। हमने अपनी टेढ़ी मेढ़ी चढ़ाई जारी रखी। शेष 1500 फीट पार करने में हमें 5 घंटे लगे। घुमावदार रास्ता, विकर्ण और काउंटर मार्च कम से कम 3 लीग माप के रहे होंगे। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं भूख और ठंड के प्रभाव के आगे झुक रहा था। दुर्लभ हवा ने मेरे फेफड़ों को मुश्किल से काम करने दिया। अंततः 11 बजे रात को स्नेफिल्स की चोटी पर पहुंचा गया और गड्ढे में शरण लेने से पहले मुझे मध्यरात्रि के सूर्य को देखने का समय मिला, जो अपने निम्नतम बिंदु पर था तथा अपनी पीली किरणों से उस द्वीप को स्वर्णिम कर रहा था जो मेरे पैरों के पास सोया हुआ था।